Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about हिंदी पेडागोगी जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके साथ ही आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि KVS, DSSB, MP टेट, UP टेट, जहाँ हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, कुछ की पॉइंट्स को, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स को, जिसकी मदद से आप हिंदी पेडागोगी के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उसके सही सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि कल वाले एक वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव की पॉइंट्स, उसको मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो है मतलब मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बनाई थी और मे बी आपको क्लियर ना हुआ हो, तो उसको भी हम करेंगे और साथ ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की पॉइंट्स। जैसा कि बाकी पेडागोगी में होता है, जैसे हम CDP की बात कर ले, हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी, यहाँ कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स जो है वो कॉमन है। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसा हमने देखा था CDP में भी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो होता है वो क्या है, पॉजिटिव है। जहाँ कहीं भी पेपर में ऑप्शन में अर्थ ग्रहण आ जाए हिंदी पेडागोगी के सेक्शन में, तो अर्थ ग्रहण करना भी क्या है, पॉजिटिव की पॉइंट्स है। अर्थ ग्रहण करना, संदर्भ में सीखना, संदर्भ में सीखना का मतलब क्या है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग करा रहे हैं बच्चों को, आप वो परिवेश दे रहे हैं और वहाँ वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं और फिर आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी संदर्भ वर्ड यूज हो जाए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो पॉजिटिव है। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है, सीटेट के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ पॉइंट्स को याद रखें ताकि आप उसकी मदद से डायरेक्टली टाइम सेव करके सही सोल्यूशन तक पहुंच पाए। तो उनमें से एक ये भी है, संदर्भ वर्ड जहाँ भी आए वो पॉजिटिव है। अनुभव की बात जहाँ भी होती है वो क्या है, पॉजिटिव है। प्रयोग करना, करके सीखना, प्रयोग करना ऑलमोस्ट सिमिलर, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। बहुभाषिता, जैसे कि हमने CDP में भी पढ़ा था कि यहाँ क्या है, मल्टीलिंग्विज्म की जहाँ बात होती है, बहुत सारे लैंग्वेज को यूज करने की बात होती है, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक उसी तरीके से मातृभाषा का प्रयोग करना, मदर टंग का उपयोग करना जो है वो पॉजिटिव है। अंतः क्रिया करके सीखना, बाल साहित्य, अब ये देखो ये CDP में ये टर्म यूज नहीं होगा, लेकिन हिंदी पेडागोगी की बात करें तो बाल साहित्य को इम्पोर्टेंट माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। अब मैं आपके साथ नेगेटिव की पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगी, लेकिन हम थोड़ा रिलेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा करके सीखना, उसकी जगह बच्चा यहाँ करके नहीं सीख रहा है, अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहा है, आप डायरेक्टली क्या कर ले रहे हो, किसी भी चीज को रट ले रहे हो। ठीक है, यांत्रिक अभ्यास करने का मतलब है बार बार रिपीट करना, ये क्या है, नेगेटिव है। रटना या फिर बार बार किसी चीज को रिपीट करना नेगेटिव है, जबकि करके सीखना क्या है, पॉजिटिव है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कि नोट करना, अभी मैंने बोला कि आपने क्या किया, मान लो मैं यहाँ कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपने जस्ट नोट कर लिया, आप ये ध्यान दे ही नहीं रहे हो कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, आपने बस देखा, स्क्रीनशॉट लिया और उसको नोट कर लिया। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव माना जाता है। लिखित परीक्षा देना, अब यहाँ क्या है कि आपने बच्चे को क्या किया, आपने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, बच्चे ने नोट कर लिया और आप क्या कर रहे हो, लिखित परीक्षा ले रहे हो बच्चे का, ना कि आप ये चेक नहीं कर रहे हो कि बच्चे ने अर्थ ग्रहण किया भी या नहीं किया है, मतलब बच्चे को मीनिंग समझ आया या नहीं समझ आया, आपने संदर्भ में बच्चों को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है। मेन मोटो आप क्या ले रहे हो, लिखित परीक्षा लेना, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक उसी तरीके से मानक भाषा का उपयोग करना, मानक भाषा वो लैंग्वेज होती है
जिसमें हम ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, व्याकरण के रूप में करेक्ट होते हैं, सही होते हैं, तो वो भी नेगेटिव माना जाता है। एक शब्द वाले उत्तर, वन वर्ड आंसर जो है वो भी नेगेटिव है। अब यहाँ आपने क्या देखा था, पॉजिटिव में आता है मातृभाषा का प्रयोग करना, जबकि उसका जस्ट उल्टा क्या आएगा कि मातृभाषा को अस्वीकार करना। जहां आप मातृभाषा को अस्वीकार करते हैं वो नेगेटिव माना जाता है। सिर्फ व्याकरण पर मतलब बल देना ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था, और ये आपको मतलब जैसे आपने ये देख लिया, समझ लिया, और इसके साथ आपको क्या करना है कि आपको सेट से मतलब मैच करके भी देखना है। आप सेट लगाओगे तो वहां से देखना है कि आखिर ये कीवर्ड्स जो है ना वो आपके यूज में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, तभी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। ठीक है, तो आप एक बार ये सेट से सॉल्व करके देखना और देखना कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं। आपके लिए ये जो है ये की पॉइंट्स काफी हेल्पफुल होगा, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, लाड, ये जो वर्ड है इसका हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी दोनों में ही इस टर्म को यूज किया गया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी हिंदी और इंग्लिश पेडागोगी दोनों में ही पूछा जाता है। कभी तो आपसे पूछ लिया जाता है कि लैड का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि लैड की बात कौन करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लैड का फुल फॉर्म, क्योंकि मैंने इसमें लिख नहीं रखा है। इट्स अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये क्या है इसका फुल फॉर्म, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, और इसकी बात कौन करते हैं, नोम चॉम्स्की। अब यहाँ से जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो सारे के सारे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोगी के लिए बेनिफिशियल होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी बात की है नोम चॉम्स्की ने, और इसके थ्रू क्या कहा जाता है, इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों के अंदर एक डिवाइस है जिसके थ्रू बच्चे जो है किसी भी भाषा को अर्जित करते हैं। तो अब ये दो वर्ड आ जाता है, अर्जन और अधिगम, ये आपको अपने पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं कि अर्जन और अधिगम आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले अगर हम अर्जन की बात करें, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है एक्विजिशन, इसका मतलब है कि जिसे आप क्या है कि बिना किसी प्रयास के सीख लेते हो। जैसे आपकी जो मदर टंग है, जो बच्चा बॉर्न होता है वो अपनी मदर टंग के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, वो खुद ब खुद सीख जाता है, उसे कहा जाता है अर्जित करना। और जिसे हम मतलब सीखते हैं, ठीक है, प्रयास पूर्ण तरीके से सीखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लर्निंग। आपको बस इतना याद रखना है, अर्जन जिसे आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि अधिगम जो है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें सीखना पड़ता है, हम इसको अर्जित नहीं करते, ये हम ऑटोमेटिकली नहीं सीखते हैं। तो अब ये अर्जन और अधिगम में भी कुछ टर्म्स यूज किए जाएंगे जिससे आप सही आंसर तक पहुंचोगे। तो यहाँ सबसे पहले आता है कि जो हम भाषा जो अर्जित करते हैं वो हम अचेतन रूप से करते हैं, अनकॉन्शियस रूप से करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो मदर टंग है, जो आपकी प्रथम भाषा है, उसे हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। हम अपनी मातृभाषा को, जो हमारी मदर टंग है, वो हमें कोई सिखाता नहीं है, हम सुन सुनकर डायरेक्टली सीख लेते हैं, अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम को हम सचेतन तरीके से सीखते हैं, यहाँ हम अवेयर होते हैं और इसको हम कॉन्शियसली सीखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं उसको, मेरी मदर टंग हिंदी है, इसलिए अगर मेरे को इंग्लिश सीखना है तो मैं क्या करूँगी, उसे सचेतन रूप से सीखूंगी। उसके लिए मुझे प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। जबकि ये स्वाभाविक रूप से हम सीख जाते हैं, अर्जन जो हम करते हैं वो हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। उसके बाद आता है कि जो भाषा हम अर्जित करते हैं वो हम अपने घर से, आस पड़ोस से, समाज से, परिवेश से सीखते हैं। जबकि ये वाली जो लैंग्वेज है ये हम विद्यालय में, कॉलेज में और औपचारिक रूप से सीखते हैं, फॉर्मल वे में हम इस भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है,
अब जो हम भाषा अर्जित करते हैं वो हमारी प्रथम भाषा होती है और हमारी मातृभाषा होती है, जबकि अधिगम जो है वो दूसरी या फिर तीसरी भाषा का होता है। तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर होगा। अर्जन और अधिगम, अर्जन को इंग्लिश में एक्विजिशन कहते हैं और अधिगम को लर्निंग कहते हैं। अर्जन जो है वो आप अपनी मातृभाषा का करते हो और हमें अपनी मदर टंग को सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता है, वो हम स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, वो हम अचेतन रह के सीखते हैं, मतलब अनकॉन्शियसली सीखते हैं। और हम अपनी मदर टंग अपने घर से, मतलब सबसे पहले हम अपनी मदर से, फादर से, अपने भाई बहन से, अपने नेबर से, आस पड़ोस से हम सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। जबकि दूसरी और तीसरी लैंग्वेज जो है वो हम प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, हम कॉन्शियसली सीखते हैं, सचेतन रूप से सीखते हैं। इसे हम अपने विद्यालय से, जब हम स्कूल जाते हैं तब हम उस भाषा को सीखते हैं, कॉलेज जाकर सीखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हिंदी पेडागोगी में विधियां भी पूछी जाती है। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि ये हिंदी और इंग्लिश बोथ पेडागोगी के लिए इक्वली हेल्पफुल है, तो हम कुछ मेथड्स को भी देखते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आगमन विधि है ना, आगमन विधि से आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। और आपको यहाँ याद क्या रखना है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आगमन और निगमन तो आपको याद रहेगा, लेकिन होता क्या है इसमें उसे याद रखना है। तो आगमन विधि में क्या होता है कि एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम निगमन विधि की बात करें तो यहाँ रूल टू एग्जाम्पल, पहले रूल्स रटवाए जाते हैं या रूल आपको बताया जाता है, रटवाना गलत है, रूल्स आपको बताया जाता है और फिर उसके बाद एग्जाम्पल तक आपको लाया जाता है। यहाँ आप नियम से उदाहरण की तरफ आते हैं। यहाँ जो कीवर्ड है वो यही है। आगमन विधि पूछ लिया तो क्या होगा, उदाहरण से नियम की तरफ जाना, और जब आपसे निगमन विधि पूछा गया तो नियम से उदाहरण की तरफ जाना। अब निगमन विधि जो है उसे भी फर्दर 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। एक क्या है, सूत्र विधि, जहाँ सूत्र आपको मतलब सिखाया जाता है, और एक है पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक के थ्रू आपको भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, और निगमन विधि में आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं, ठीक उल्टा आप यहाँ क्या है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियम उदाहरण हो सकता है आपको याद रहे, इंडक्टिव, ठीक है, आगमन उदाहरण ऐसे आप याद कर लो, निगमन नियम, न से निगमन न से नियम, तो पहले नियम फिर उदाहरण, अ से आगमन, अ से कुछ हद तक लिखने में मिलता है, तो आपको याद रखना है आगमन और उदाहरण पहले आएगा, निगमन के साथ नियम पहले आएगा। लेकिन इसमें हो जाओगे आप कंफ्यूज अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा है तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ सामान्य से विशिष्ट, यहाँ विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। जैसे कि आपको इस वर्ड से भी क्लियर होगा, विश्लेषण इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। यहां क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड करते हो आप, एनालाइज करने के लिए किसी चीज को क्या करते हो, टुकड़े में डिवाइड करते हो, तो यहाँ होल से पार्ट की तरफ जाते हो। और संश्लेषण में क्या होगा, संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को मिलाना, है ना, सिंथेसिस करना। इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट टू होल में जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, तो पार्ट से होल की तरफ जाना। और विश्लेषण का मतलब होता है विश्लेषण करना, मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो, मतलब होल से पार्ट की तरफ जा रहे हो। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, शब्द से ध्वनि की ओर जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। यहाँ हम शब्द से ध्वनि की ओर जाते हैं या फिर वाक्य से ध्वनि की ओर जाते हैं, जबकि संश्लेषण विधि में हम ध्वनि से शब्द की ओर जाते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है आपका वो है भाषा संसर्ग विधि। इस विधि में क्या होता है कि टीचर जो है वो बच्चों को भाषा की शुद्धता से परिचित कराते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, बोलकर, जैसे टीचर ने पहले क्या किया, किसी शब्द को प्रोनाउंस किया, बोला, और बच्चे क्या करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और फिर सीखते हैं। और ये प्राइमरी लेवल पे मेनली होता है,
ठीक है। जैसे वहाँ पे बच्चों को मेनली स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि किसी एक वर्ण को कैसे प्रोनाउंस करना है, किसी शब्द को कैसे बोलना है। तो ये विधि जो है आपको बस याद रखना है कि इसमें होता क्या है कि बच्चों को इम्पोर्टेंट क्या है कि भाषा की शुद्धता से परिचित कराया जाता है। और वो किस तरीके से करवाया जाता है, तो इमिटेशन के थ्रू, मीन्स अनुकरण के थ्रू सिखाया जाता है। समवाय विधि, इस विधि में क्या होता है कि यहाँ पे जो टीचर है वो व्याकरण का ज्ञान देते हैं बच्चों को, लेकिन डायरेक्टली नहीं देते। जैसे कि हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते टाइम ही मान लो अगर इसका कुछ विलोम आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम अगर कर रहे हैं यहाँ तर्के सीखना, और तर्के सीखने की जगह हम क्या कर ले रहे हैं कि सिर्फ नोट करवा रहे हैं बच्चों को। हम बच्चों से लर्निंग बाय डूइंग नहीं करवा रहे हैं, हम उनको कोई एक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, हम उनको अवसर नहीं दे रहे। उसकी जगह हम सीधा डायरेक्टली बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि आप नोट कर लो, रट लो। तो आपने ये क्या देखा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसके थ्रू भी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते भी बता रही हूँ कि आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। वैसे यहाँ क्या है कि बच्चों को अगर मान लो किसी चैप्टर में, किसी साहित्य को पढ़ाते समय, पाठ को पढ़ाते समय, कविता को पढ़ाते समय बीच में ही विलोम शब्द आ गए, पर्यायवाची शब्द आ गए, तो उसी टाइम बता दिया जाता है। अलग से पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ाया जाता, अलग से विपरीतार्थक शब्द नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोगी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते भी होंगे, सिर्फ ऐसा होता है कि हम एग्जैक्टली उस टर्म को नहीं जानते हैं जिसकी वजह से हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। अनुवाद विधि, अनुवाद का मतलब आप सभी को पता होगा, अनुवाद मीन्स क्या होता है, ट्रांसलेट करना। तो इसी लैंग्वेज को, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है। अब ग्रामर ट्रांसलेशन में हमने भी छोटी क्लासेस में ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो हम वहाँ क्या करते थे कि हमें कोई एक मतलब एक सेंटेंस दे दी जाती है, हिंदी में एक वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हिंदी की मदद से। तो यहाँ जो अनुवाद विधि है उसमें क्या करते हैं, हम मातृभाषा का प्रयोग करके फिर हम लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज तक पहुंचते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन जो है ओल्डेस्ट मेथड है, जिसमें क्या होता था कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है उनको लक्ष्य भाषा तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली यहाँ कोई मदर टंग को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, डायरेक्टली बच्चों को टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। तो एक बार दोबारा आप देख लें, अनुवाद ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होगा, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। आपसे ऑप्शन में आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा, अनुवाद विधि। इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स, विधिया, लैड। और ये जो वीडियो है वो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोगी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना और देखना आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, मतलब इसके थ्रू आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, आप स्कोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।